गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम। आज हम व्याकरण के विषय में चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा विषय है वह है अनुस्वार और अनुनासिक। सबसे पहले हम अनुस्वार के विषय में जानेंगे। अनुस्वार किसे कहते हैं, अनुस्वार का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है और अनुस्वार को पंचवर्ण में बदलने के क्या क्या नियम होते हैं और अनुस्वार का प्रयोग करते समय किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, ये सारी जानकारी आज हम इस विषय में प्राप्त करेंगे। सबसे पहले अनुस्वार की परिभाषा। अनुस्वार का शाब्दिक अर्थ अनु प्लस स्वर, अर्थात स्वर के बाद आने वाला। अनु का अर्थ क्या होता है? बाद में, और स्वर यानी अ आ ई जो होते हैं वह स्वर कहलाते हैं। तो स्वर के बाद में आने वाला अनुस्वार कहलाता है। अनुस्वार के उच्चारण में अंग की ध्वनि मुख से निकलती है। ठीक है ना। हिंदी में लिखते समय इसका प्रयोग शिरोरेखा के ऊपर बिंदु लगाकर किया जाता है। शिरोरेखा जानते हैं आप? शिरोरेखा का अर्थ होता है जो शब्द हम लिखते हैं उसके ऊपर जो आधार हम लगाते हैं, जो लाइन हम खींचते हैं, जो रेखा हम बनाते हैं, उसे शिरोरेखा कहते हैं। शिरो मतलब ऊपर की तरफ और रेखा का मतलब होता है एक लाइन। ठीक है ना। तो अनुस्वार का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? स्वर के बाद आने वाला, यानी उच्चारण के समय जो अंग की ध्वनि मुख से निकलती है। मतलब इसकी जो ध्वनि है वो कहाँ से निकलेगी? मुख से निकलेगी। हम इसको बोलते समय मुख का प्रयोग करते हैं, मुख से इसकी ध्वनि निकलती है, इसे अनुस्वार कहते हैं। क्लियर हुआ? अनुस्वार का दूसरे शब्दों में अगर हम जानें तो अनुस्वार स्वर के बाद में आने वाला व्यंजन है। ठीक है। स्वर क्या कह रहे हैं कि स्वर के बाद तो आता है, लेकिन क्या है? ये व्यंजन है, स्वर नहीं है। स्वर के बाद आएगा, लेकिन ये क्या कहलाता है? ये व्यंजन कहलाता है। इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। ठीक है। जो हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं वो तो हम मुख से बोलते हैं, लेकिन इसकी जो ध्वनि है नाक और मुख से निकलती है। ठीक है ना। सब इससे पहले हमने क्या देखा था कि जो अंग की ध्वनि है वो तो मुख से निकलेगी। अनुस्वार का उच्चारण करते समय अंग की जो ध्वनि है वो तो मुख से निकलेगी, लेकिन जब हम इसको व्यंजन के रूप में प्रयोग करेंगे तो इसकी ध्वनि कहाँ से निकलेगी? नाक से निकलेगी। जब हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे, अंग के रूप में प्रयोग करेंगे, तब तो इसकी ध्वनि मुख से निकलेगी, और जब हम इसका बिंदु के रूप में प्रयोग करेंगे, व्यंजन के रूप में प्रयोग करेंगे, तो इसकी ध्वनि नाक से निकलेगी। हिंदी भाषा में लिपि में अनुस्वार का चिन्ह कौन सा है? बिंदु। क्लियर हुआ? और इसे विभिन्न जगहों पर प्रयोग में लाया जाता है, ये इसका विभिन्न जगहों पर प्रयोग किया जाता है। अनुस्वार जो है उसको हम अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रूप में प्रयोग में ला सकते हैं। अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला क्या है? व्यंजन है, ना कि स्वर है। क्लियर हुआ? और इसका जो चिन्ह है वो क्या है? बिंदु। अब अनुस्वार का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? अनुस्वार का जो प्रयोग है वो पंचम वर्णों के स्थान पर किया जाता है। अब पंचम वर्ण कौन से होते हैं? आपने क ख ग च छ ज ट ठ ड त थ द प फ भ ये सब पढ़े हैं ना। जो व्यंजन होते हैं, 33 जो व्यंजन होते हैं, उन सबको पढ़े हैं। उनका जो पांचवा अक्षर है, पंचम जो वर्ण है, वह अनुस्वार के स्थान, उनके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर हम य, ज्ञ, न, म और न के स्थान पर जैसे हमने लिखा कंपन, तो आधा म लगाकर भी हम कंपन लिख सकते हैं, या फिर क के ऊपर बिंदु लगाकर भी हम कंपन लिख सकते हैं। तो प के पहले किसका प्रयोग हुआ? म का। मतलब जिस वर्ग का वह वर्ण है उसी वर्ग के शब्दों के पहले ये बिंदु लगाया जाएगा, लेकिन वो किसके रूप में होगा? उसी वर्ग का पंचम वर्ण होगा। क्लियर हुआ? जैसे क का पंचम वर्ण क्या है? ञ, है ना। च का पंचम वर्ण क्या है? ज्ञ। ठीक है। ट का पंचम वर्ण क्या है? ण, है ना। त का पंचम वर्ण क्या है? न, और प का पंचम वर्ण क्या है? म। ये सारे व्यंजन हैं और इनके जो वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग,
त वर्ग और प वर्ग, मतलब वर्ग का मतलब जो लाइन है हमारी क वर्ग, इसका जो पहला अक्षर है उस पहले अक्षर को ही इन्होंने वर्ग के रूप में परिवर्तित किया है। पहले अक्षर को पहला नाम देकर उसी का वर्ग बना दिया। जैसे क का पहला अक्षर है क, तो उसी का वर्ग बना दिया क वर्ग। ठीक है। दूसरा है च वर्ग, तो च शब्द पहला है, वर्ण पहला है, तो च वर्ग। ठीक है। तो इसी का जो पांचवा, जैसे क का पांचवा क्या है, ण, य, है ना, च का ञ, ट का ण, प का म और त का न। इन्हीं सब ये क्या कहलाते हैं, पंचाक्षर कहलाते हैं, पंचम वर्ण। इन्हीं के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। अब जो अनुस्वार का प्रयोग पंचम अक्षर में बदलने के लिए किस प्रकार के नियम आते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। अनुस्वार के चिन्ह के प्रयोग के बाद आने वाला वर्ण जिस वर्ग का होगा, अनुस्वार का चिन्ह उसी वर्ग के पंचम वर्ण का स्थान लेगा। यानी कि अनुस्वार का जो चिन्ह है उसका प्रयोग अब जब हम तब करेंगे जिस वर्ग का वह है। ठीक है। जिस वर्ग का वह है उसी वर्ग का पांचवा जो वर्ण होगा वही अनुस्वार का चिन्ह बनेगा। यानी क वर्ग का होगा तो य बनेगा, च वर्ग का होगा तो य बनेगा, है ना, ट वर्ग का होगा तो ण बनेगा। इस प्रकार से इन चिन्हों का प्रयोग हम करते हैं। आया समझ में? देखिए फिर से, अनुस्वार को पंचम अक्षर में बदलने का क्या नियम है कि अनुस्वार के चिन्ह के प्रयोग के बाद आने वाला वर्ण जिस वर्ग का होगा, अनुस्वार का चिन्ह उसी वर्ग के पंचम वर्ण का स्थान लेगा। मतलब आप देखिए, अगर अनुस्वार का जो चिन्ह है उसका चिन्ह जब हम लगाएंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर अनुस्वार लग रहा है उसके बाद वाला वर्ण कौन से वर्ग का है। ठीक है। अगर क वर्ग का है या च वर्ग का है, ट वर्ग का है या प वर्ग का है या त वर्ग का है, इन वर्गों का ध्यान रखेंगे हम, तो इन वर्गों को देख कर ही हम अनुस्वार का प्रयोग कर पाएंगे। क्लियर हुआ? और उसी से उसकी उच्चारण ध्वनि भी निकलेगी। उच्चारण ध्वनि निकालते समय उच्चारण कहाँ से आएगा? नाक से, अनुस्वार का। और जब हम अनुस्वार का वर्ण के रूप में प्रयोग करेंगे तो उसकी ध्वनि कहाँ से आएगी? मुख से आएगी। हुआ क्लियर? अब देखिए, ये जो 5 वर्ग हैं, कौन से हिंदी वर्ण वाला में? क वर्ग यानी क ख ग घ ञ, च वर्ग यानी च छ ज झ ञ, ट वर्ग यानी ट ठ ड ढ ण, त वर्ग यानी त थ ध ध न, प वर्ग यानी प फ ब भ म। अब आया समझ में? जैसे च वर्ग का अगर कोई अक्षर आता है चंचल, ठीक है, एक शब्द लिया हमने चंचल, तो च और ल, ठीक है ना। तो च के बाद कौन सा वर्ण आ रहा है, किस वर्ग का वर्ण आ रहा है, ये देखिए पहले आप। तो च वर्ग का ही वर्ण आ रहा है, तो हमें इसका अनुस्वार जब हम लगाएंगे तो इसी च वर्ग का पंचम अक्षर जो है य, है ना, जब हम अनुस्वार लगाएंगे तब तो बिंदु लग जाएगा। लेकिन जब अगर हम इसका अनुस्वार न लगाकर इसी वर्ण का प्रयोग करेंगे तो कौन से वर्ण का प्रयोग करेंगे? पंचमा अक्षर का प्रयोग हम करेंगे। आया? हुआ क्लियर? ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कंपन, ठीक है, क म प न, ठीक है ना। तो क हमने बिंदु लगाया, प म। अब प कौन सा है? मैंने क्या कहा था? अनुस्वार लगने के बाद अगर कौन सा वर्ण किस वर्ग का आ रहा है, तो प किस वर्ग का आ रहा है? प कहाँ पर आ रहा है? प वर्ग से आ रहा है, तो उसी का पंचमा अक्षर क्या होगा? म। आया समझ में? तो कंपन, ठीक है ना। म लगा तो वहाँ पर अगर हम आधा शब्द लगाएंगे तो म लग जाएगा, और अगर म को हटा देंगे तो हम क के ऊपर क्या लगा देंगे? अनुस्वार लगा देंगे। जैसे देखिए कुछ उदाहरण, गंगा, ठीक है, ग ञ और ग, है ना, गंगा। तो ग के बाद कौन सा वर्ण आ रहा है? ग आ रहा है। ये किस वर्ग का है? क वर्ग का है।
तो यहाँ पर य लग गया, लेकिन जब हमने अनुस्वार का प्रयोग किया तो इसे हटाकर हमने क्या कर दिया, ग के ऊपर बिंदु लगा दिया। इसी प्रकार चंचल में हमने आपको समझाया डंडा, ड ण ड आ की मात्रा, तो ये ड किस में आ रहा है, ट ठ ड ढ न में आ रहा है ना। पहला अक्षर नहीं, अनुस्वार के बाद वाला अक्षर आपको पता करना है कि ये किसका है, ये कौन से वर्ग का है। जिस वर्ग का होगा वही उसी का पंचमा अक्षर यहाँ पर लगाया जाएगा। जैसे गंदा, द किसका है, त थ द है ना, त का है ना, त थ द ध न, तो न इसमें लग गया। इस प्रकार से हम इन शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार से हमें पता होना चाहिए कि अनुस्वार का प्रयोग पंचमा अक्षर के नियमों के अनुसार कैसे प्रयोग में लाया जाता है, और पंचमा अक्षर जो पंच वर्ण को बदलने के क्या क्या नियम है वो भी मैंने आपको बता दिए, और पंचमा अक्षर की पहचान भी मैंने आपको बता दी कि पांचवा अक्षर किस किस वर्ग का कौन सा है, क वर्ग का कौन सा है, च वर्ग का, ट, त और प वर्ग का। ये 5 वर्णी है, और 5 के पांचों जो पंचमा अक्षर है, 5 अक्षर जो है, 5 जो वर्ण है, यानी जिस वर्ग का वही उसी वर्ग का अंतिम वर्ण पंचमा अक्षर कहलाएगा। हुआ क्लियर? ठीक है ना। तो इसके आधार पर हमने अनुस्वार के सारे जो बिंदु थे या जो भी नियम थे वो सब क्लियर कर लिए हैं। धन्यवाद।